गुड आफ्टरनून अखिलेश। गुड आफ्टरनून सर। ग्रेट जयस, गुड मॉर्निंग ग्रेट। टू ऑल। तो अब हम लोग शुरू करेंगे। हम होंगे कामयाब का आज 24वां सेशन है। हर संडे को आज हम उसके एक अगले सेशन में 11 बजे से भी आज हम लोग चलाए हैं और एक 3 बजे से भी चल रहे हैं। तो अब धीरे धीरे ये एडिशन ही हम लोगों का है। अखिलेश सर की आज ज्योग्राफी की क्लास होगी। लास्ट संडे को भी इन्होंने ज्योग्राफी का क्लास इवनिंग में लिया था और मुझे लगता है कि इन्होंने मून को कवर किया था। आज ये अर्थ को कवर करेंगे और आज दिन में एक ट्रायल और हुआ है। डॉक्टर बीबी सिंह जो अस्तित्व आईएएस एकेडमी के हैं, वो काफी दिनों से वो और उनकी मैडम हम लोग को कह रहे थे कि एक क्लास की फीलिंग वाला क्लास हम शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास डिजिटल बोर्ड है, लाइब्रेरी सारी फैसिलिटी है। तो आज उन्होंने एक ट्रायल लिया, कल रात को मुझे भेजा था लिंक। तो यूट्यूब पे ऑनलाइन क्लासेस लेके, तो उसको मैं भी ज्वाइन किया था। मुझे बढ़िया लगा। मुझे लगा सीधे मैं क्लास को ही अटेंड कर रहा हूं। आप लोगों का कैसा कैसा अनुभव रहा है आप लोग साझा कर सकते हैं। अगर ये अनुभव बढ़िया रहा है तो डॉक्टर बीबी सिंह हर संडे को और उसके अलावा भी 1-2 दिन एक्स्ट्रा करके वो अपना क्लास ऑनलाइन चला सकते हैं। अगर आप सब लोगों को पसंद आएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कास्ट के वो अपनी एक गाइडेंस देने के लिए डिजिटल बोर्ड से अपने कोचिंग से तैयार है। तो आप लोग एक फीडबैक दे सकते हैं कि वो कैसा रहा है। तो अगर कोई आज ज्वाइन किया हो तो बताएगा क्या कि आज वो कैसा लगा वो क्लास। क्लास सर अच्छा था सर, कोई डिस्टरबेंस भी नहीं था और लुक भी अच्छा था सर उसका। बेस्ट रहा सर। तो इसको हम लोग कंटिन्यू करना चाहिए सर। जी जी, क्या बोल रहे हैं? हम लोग को यूट्यूब पर ही मूव करना चाहिए सर। जूम से भी बेस्ट हो रहता है सर, कोई डिस्टरबेंस नहीं, 10 मिनट आगे पीछे चल सकता है। ओके, और उसमें टाइम की लिमिट भी नहीं है, वो 40 मिनट से 1 घंटे 2 घंटे चल सकता है। तो अगर आप सब लोग कहेंगे तो वो वीक डेज में एक आध क्लास और शुरू करेंगे और कंटिन्यू क्लासेज होंगी। और वो टेस्ट के लिए भी हम लोगों ने तैयारी किया है कि टेस्ट सीरीज भी तैयार करेंगे। टेस्ट भी ले सकते हैं महीने में, 15 दिन में। आप लोगों को थोड़ा सा एक मेहनत करना होगा। सपोज दैट, देखिए 2 चीजें होती हैं मार्केट में। जो सामान खरीदने से मिलता है उसकी आदमी वैल्यू समझता है, उसको आदमी प्रिसाइज समझता है, उस पे इन्वेस्ट करता है, इसलिए उसको लगता है कि इस पे मेहनत करनी चाहिए। कभी कभी कोई चीजें जो फ्री में मिलती हैं उसकी वैल्यू थोड़ा सा हमको कम नजर आता है, हम उतना उस पर डिवोट नहीं कर सकते हैं, करते हैं। तो मेरा आप लोगों से कहना है कि हम होंगे कामयाब एक फ्री सेशन है, लेकिन एक आप लोगों को ये समझना है कि इसमें हम ऐसे फैकल्टीज, ऐसे लोगों को जोड़ेंगे जो कोचिंग वालों से भी अलग है। क्योंकि कोचिंग में तो वो लोग पढ़ाते हैं जो उन लोगों ने कभी एग्जाम दिया और सिलेक्शन नहीं हुआ, वो कोचिंग पढ़ा रहे हैं। लेकिन हम होंगे कामयाब के माध्यम से हम कोचिंग वाले लोगों को, सर्विस करने वाले लोगों को, जिन लोगों ने परीक्षाओं में पास किया, 10 साल 15 साल 20 साल की सर्विस की, और दोनों का एक कॉकटेल बना कि उनकी प्रैक्टिस भी है और उनको एजुकेशन भी है, उन लोगों को भी हम ले आते हैं। और डिफरेंट वैरायटी में, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करने वाला ऑफिसर फॉरेस्ट की बात बता सकता है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट करने वाला इंजीनियरिंग बता सकता है, प्रशासनिक करने वाला प्रशासनिक बता सकता है, ज्योग्राफी का टीचर जो पढ़ा रहा है किसी डिग्री कॉलेज में ज्योग्राफी बताएगा, जो हिस्ट्री पढ़ा है हिस्ट्री। तो यहाँ पे आपको पूरे समुद्र की गहराई जैसी चीजें मिलेगी, जो न केवल सिविल सर्विसेज बल्कि आपके ओवरऑल आपके कैरियर को, आपके पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करने की बात करता है। हम लोग अभी कैट से भी जुड़े हुए, जो बच्चे कैट में सेलेक्ट होके आईआईएम से एमबीए करने के बाद बढ़िया सर्विस कर रहे हैं, वो भी तैयार है कि हम लोग क्लासेस देंगे, अपनी गाइडेंस देंगे। जो जिन लोगों के पैकेज 40 लाख 50 लाख रुपए के, वो लोग भी कह रहे हैं कि हम लोग 1 घंटे अपना टाइम दे सकते हैं गाइडेंस देने के लिए। तो मेरा आप सब लोगों से एक निवेदन है कि अगर इस चैन सीरीज को जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, इसको ये समझा जाए कि कॉस्ट भले नहीं लग रहा है लेकिन हमें ज्ञानी लोग मिल रहे हैं, तो इसको आप लोग सर्कुलेट करें, टाइम बाउंड करें, और जैसा अगर पढ़ रहे हैं, कोई टेस्ट आ रहा है तो उसमें आप उसी तरह से जैसे कोचिंग में करते हैं उस तरह से करें। तो मुझे लगता है कि ये एक नया प्लेटफॉर्म तैयार हो सकता है। हमारे पास रिटायर्ड बढ़िया बढ़िया ऑफिसर है
जो आपको बताने के लिए तैयार है, लेकिन वो सोच रहे हैं, कह रहे हैं कि जरा बच्चे और थोड़ा तैयार हो जाए, हम उस लेवल पे आएंगे। तो हर लेवल के अपने पास बढ़िया लोग हैं, हम होंगे कामयाब। एजुकेशन के अलावा हर फील्ड में, आपको जीवन के हर चीज में सक्सेस करने के लिए हम, क्योंकि कामयाबी हर फील्ड में होती है, सिलेक्शन ही कामयाबी नहीं है, हर फील्ड में करने के लिए ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के तरफ हम लोग चलेंगे वन बाय वन। तो आज एक उसमें एक कदम हमने बढ़ाया, यूट्यूब का ऑनलाइन चैनल पे चला है डॉक्टर बीबी सिंह जी का क्लास, अखिलेश जी का चल रहा है, इनको भी हम लोग ले लेंगे यूट्यूब पे। तो आप लोग इसको शुरू करें और क्लासेस की संख्या बढ़ती जाएगी। अगर किसी को कभी कोई तकलीफ होती है कि क्लास का टाइमिंग चेंज करना है, वो सजेस्ट कर सकता है। आप लोग कृपया थोड़ा रिस्पांस किया कीजिए, हम होंगे कामयाब। ग्रुप में अगर मान लीजिए कुछ कहा जाता है, थोड़ा रिस्पांस करेंगे तो ऐसा लगता है कि जो हम कह रहे हैं उसका एक बढ़िया रिजल्ट आ रहा है, तो इंटरेस्ट आता है। जैसे तालियां बजती हैं, अगर कोई बढ़िया बोलता है और किसी ने ताली बजा दिया तो उसको बोलने में आनंद आता है, लेकिन अगर कोई कितना भी बढ़िया बोलता हो और ताली अगर कोई नहीं बजाता है तो लगता है उसको खुद कि हम बढ़िया नहीं बोल रहे हैं। तो आपको पढ़ाने वाले जो टीचर है उनको आप अगर बढ़िया रिस्पांस देंगे, बढ़िया चीजें करेंगे, तो आपको और बेस्ट देते रहेंगे। इसी प्रेरणा और इसी कथन के साथ मैं अखिलेश जी को हैंड ओवर करता हूं। अखिलेश सर, 3 बजे से 4:20 तक आपके दो है लिंक है, आप शुरू करें। और ज्योग्राफी का जो भी आज आपका अर्थ का मैटर है, शुरू करें और स्टार्ट करें। हैंड ओवर टू अखिलेश प्लीज। थैंक यू सर। गुड इवनिंग टू ऑल। शुरू में जो है गुड मॉर्निंग निकल गया, एक आदत पड़ी हुई थी। चलिए, तो एक करेक्शन शुरू में ही मैं बता दे रहा हूँ कि पिछली बार जब मैंने चंद्रमा वाला टॉपिक पढ़ाया था तो सब उसमें जो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी में जो मैंने बताया था उसमें एक डिजिट जो है थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया था, गलत बोल भी दिया था। ये 3,84,403 है। तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा जिस भी रूप में है। अब वो तो वीडियो में है तो वो तो करेक्ट हो नहीं पाएगा, आप अपने उससे जो है ये इसको 4 की जगह 3 मैंने लिख दिया था। तो ये जो है एक करेक्शन था। तो चंद्र ग्रहण पूरा हो गया था पिछली बार और सूर्य ग्रहण ही शुरू करने वाला था मैं, तभी टाइम ओवर हो गया। तो आज जो है सूर्य ग्रहण, सोलर इक्लिप्स के बारे में पढ़ के फिर जो है अर्थ पर हम लोग पृथ्वी पर आ जाएंगे। तो सोलर इक्लिप्स, इसके बारे में एक तरीके से चंद्र ग्रहण के दौरान ही कुछ चर्चा हो चुकी है। तो यहाँ पर आप एक बार और देख लीजिए कि अगर ये स्थिति होती है, इसको क्या कहा जाएगा कि आपको ये बताए थे, सिजगी वाली पोजीशन, सिजगी को युति वियुति कहा जाता है। युति और वियुति, कंजंक्शन एंड अपोजिशन, ये दोनों चीजें मैंने आपको बताया था। क्या बताया था? अगर अर्थ के संदर्भ में देखा जाए तो जब चंद्रमा और सूर्य दोनों अर्थ के एक ही दिशा में हो तो ये स्थिति कही जाती है युति या कंजंक्शन। ठीक, ये स्थिति होती है। और एक दूसरी स्थिति होती है वियुति, जिसमें जो है अर्थ के एक साइड में सूर्य और दूसरे साइड में चंद्रमा होता है। तो ये वियुति, यानी ये पृथ्वी के एक ही ओर अगर दोनों हैं, चंद्रमा और सूर्य दोनों अगर एक ही ओर हैं तो उसको कहा जाएगा युति। और अगर वो दूसरे साइड में, अर्थ के एक साइड में ये है, एक साइड में मून है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? वो वियुति हो जाएगी। तो सूर्य ग्रहण में आपको देखेंगे कि युति वाली ही कंडीशन होगी, यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा होगा, जिसके कारण अर्थ से सूर्य का भाग ढक जाएगा। और ढक क्या जाएगा? मान लीजिए कि चंद्रमा का आकार इतना छोटा है, अगर कोई कहे कि चंद्रमा जो है सूर्य इतना बड़ा है, उसको पूरी तरह कैसे ढक सकता है? तो ये तो सामान्य सा दैनिक जीवन में आप देखते हैं कि कोई भी चीज, बड़ी सी चीज ले लीजिए, उसको अगर जितना दूर रखेंगे तो वो क्या होगा? कम दूरी कवर करेगा, लेकिन जितना अपने आंख के पास लाएंगे वो पूरा एकदम आंख के पास ला देंगे सब कवर हो जाएगा।
ठीक है। तो चंद्रमा की दूरी पृथ्वी के करीब होने के कारण, चंद्रमा पृथ्वी से जो है चंद्रमा नजदीक है, इस कारण से ये जो है सूर्य का पूरा भाग ढका हुआ दिखता है पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय। तो जब ढका हुआ दिखता है उसी स्थिति को क्या कहा जाता है? सूर्य ग्रहण कहा जाता है। ठीक। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बन सकता है, तो उसमें चंद्र ग्रहण के समय भी मैंने बताया था, उसी तरीके का क्वेश्चन यहाँ भी बन सकता है कि सूर्य ग्रहण के समय निम्न में से कौन सी स्थिति नहीं होती है? लीजिएगा, नहीं होती है। तो आपको ऑप्शन में क्या दे देगा? ऑप्शन में दे देगा कि अमावस्या यानी न्यू मून, अमावस्या एक ऑप्शन दे दिया। दूसरा ऑप्शन दे दिया युति, तीसरा ऑप्शन दे दिया तीसरा ऑप्शन दे दिया वियुति, और चौथा ऑप्शन जो डी हो गया वो दे दिया उपरोक्त सभी, यानी कोई स्थिति ऐसी नहीं होती। तो अब मान लीजिए कि इसमें क्या होगा कि ये वियुति वाली स्थिति नहीं होगी। अमावस्या मान लीजिए एक रैखिक स्थिति भी दे दिया, चौथा ऑप्शन रैखिक स्थिति, तो रैखिक स्थिति तो होनी है। जब रैखिक स्थिति होगी, लीनियर पोजीशन होगी, तभी ये जो है ग्रहण लगेगा, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण। ठीक है। अंतर क्या है? युति वियुति है। युति अगर है तो सूर्य ग्रहण के समय युति वाली स्थिति होगी और चंद्र ग्रहण के समय वियुति वाली स्थिति होगी। तो इस तरीके के उसके लिए भी तैयार रहिएगा, क्योंकि अब आपसे ये क्वेश्चन तो नहीं पूछने जा रहा ना कि जैसे बच्चों को बताया जाता है, छोटे बच्चों के क्या मतलब छोटे क्लास में शुरुआत में बताया जाता है कि चंद्रमा द्वारा सूर्य का जो भाग ढक लिया जाता है, जब ढक लिया जाता है तो ऐसी स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। उनके लेवल पे वही ठीक है, लेकिन अब इस तरीके की चीजें जो है दे के आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये एक स्थिति सूर्य ग्रहण वाली इस तरीके से हो जाएगा, इस पे ये क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए, चंद्रमा जब सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है तो चंद्रमा का आप जानते ही हैं कि चंद्रमा का जो भी ये धरातल है ये उबड़ खाबड़ है। कहीं वहां पे जैसे पृथ्वी पे है वैसे ही कहीं वहां पे जो है पर्वत है और कहीं जो है खाइयां हैं, खाइयां इन द सेंस क्रेटर, सी जिनको नाम दिया गया है मारिया, उस रूप में है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, एक हम थोड़ा सा ऐसे उबड़ खाबड़ जैसी स्थिति बना देते हैं, हम थोड़ा सा बड़ा बना रहे हैं, ऐसा दिखता नहीं यहाँ से, बना देते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब ये इसको ढक लेता है तो जो उभरा हुआ भाग है यानी जो ऊंचा भाग है, पर्वत है, उनके द्वारा सूर्य का प्रकाश रोक लिया जाता है और ये जो गड्ढा भाग है, क्रेटर या सी के रूप में गड्ढा भाग है, उनके द्वारा प्रकाश आता है। अगर इतने ही का वो देखें तो इस स्थिति में क्या होता है कि जितना सूर्य का प्रकाश तो रोक लिया गया, लेकिन उस प्रकाश को जो है, उस प्रकाश की जो एनर्जी है वो नहीं रुक पाती, वो इस साइड से आके यहाँ से निकलती है। अब जरा देखिए, ये मान लीजिए अगर दोनों तरफ पर्वत हैं और बीच में अगर गड्ढा है तो दोनों तरफ से जो है प्रकाश रोक लिया गया, उसकी एनर्जी, और यहाँ से जो प्रकाश आ रहा है वो तो आ ही रहा है, उसकी एनर्जी ये सब मिल के और तेजी से जो है ये फिर पृथ्वी पर जो भी लोग देख रहे हैं वो उनकी आंखों पे पड़ रहा है। इसी कारण से कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण को खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इस समय ये इसकी तीव्रता जो है बहुत बढ़ जाती है, जो भी उसकी रेज है, जो उसके साथ एनर्जी है, उसकी तीव्रता बढ़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो है वो आंखों पे तमाम सारे आंखों की बीमारियों का कारण बन सकता है। ठीक है। कुछ बीमारियां जैसे फोटोपिया करके है और इस तरीके से 2-3 बीमारियां हैं, तो उधर हम लोगों को नहीं जाना है। ये चीज एक होता है। और ये जो प्रकाश आता है ना, जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जिसके कारण हम इतना बता रहे हैं, यहाँ से जो एनर्जी और इसका जो प्रकाश, ये दोनों मिल के आता है ना, इसको कहा जाता है बेलीज बीड्स। बेलीज बीड्स,
बेलीज बीड्स कहा जाता है। ठीक है, तो अगर कभी बेलीज बीड्स पूछे तो ये वाली स्थिति सूर्य ग्रहण के समय ये जो प्रकाश आता है इसको बेलीज बीड्स कहा जाता है। ठीक, अगली चीज एक और, सूर्य का जो ये सूर्य ग्रहण जो होता है तो उस समय ये पूरी पृथ्वी पर एक साथ नहीं दिखता है सूर्य ग्रहण। आप न्यूज में सुने होंगे कि यहाँ पर दिखेगा, यहाँ पर पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखेगा, यहाँ के लोग नहीं देख पाएंगे, इस तरीके की पूरी, ऐसा नहीं कि पूरी पृथ्वी पर ये प्रकाश होगी, कुछ खास भाग में, एक खास क्षेत्र पर ये जो है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे, यहाँ के लोगों को ये पूरा सूर्य जो है ढका हुआ दिख रहा है अगर पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति है। यानी ये छाया यहाँ पर पड़ रही है, जहां भी पड़ रही है, मान लीजिए एकदम यहाँ बनाए तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा, ये छाया यहाँ पे पड़ रही है और ये छाया लगभग इसका पूरा जो क्षेत्र होता है ना ये 50 किलोमीटर का होता है। और ऐसा नहीं कि ये यहीं पे जो है एक ही स्थान पे रुका रहा, वहीं पे दिखा और वहीं पे समाप्त हो गया। ये छाया जो है लगातार जब तक 7 से 8, मैंने बताया था कि इसका जो है ये सूर्य ग्रहण वाली स्थिति होती है, लगातार 7 से 8 मिनट तक जो है ये छाया चलती रहती है। और किधर से किधर चलती है? पश्चिम से पूर्व। और एक्चुअल में पश्चिम से पूर्व न चलकर ये नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट, यानी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर चलती है। यानी ये बना दिया जाए तो इसकी दिशा जो है ये होती है, यहाँ पे दिखा, फिर यहाँ पे दिखेगा, फिर यहाँ पे दिखेगा, फिर यहाँ पे दिखेगा, ऐसे वो 7 से 8 मिनट का जो है थोड़ी देर में ये लगातार, और ये ऐसे ये आगे चलता रहता है और ये पूरा 50 किलोमीटर के क्षेत्र में चलता रहता है। भारत में 2010 में संभवतः, अगर मान लीजिए भारत का हम ऐसे साधारण रूप से एक मैप बना रहे हैं तो कुरुक्षेत्र में दिखा था, उसके बाद इलाहाबाद में, उस तरह ऐसे ये चला था, ये छाया ऐसे चली थी, यानी नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट चली थी। इसमें कोलकाता हुए जो वो है कौन डायमंड हार्बर करके हैं, वो वहां से होके गई थी, कुरुक्षेत्र से शुरू हुआ था और ये ऐसे होके गुजरी थी छाया। ठीक, और ये जो आपको बता रहे हैं कि ये इसकी, आप सोचेंगे कि पृथ्वी ऐसे ही घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज, चंद्रमा भी एंटी क्लॉकवाइज ही घूम रहा है, तो फिर तो छाया उल्टा ऐसे चलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये छाया इधर इसलिए चलती है कि जो पृथ्वी की घूर्णन गति है उससे भी तेज इसकी परिक्रमण गति है। यानी जितनी तेजी से पृथ्वी घूर्णन करती है अपने अक्ष पे, उसकी अपेक्षा ये जो है अधिक गति से पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इस कारण से ये छाया जो है ऐसे ऐसे चलती है। तो 50 किलोमीटर के एरिया में चलती है, ये याद रखिएगा। पश्चिम उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर चलती है, ये याद रखिएगा। एक बेलीज बीट्स याद रखिएगा। एक पॉइंट और इसमें याद रखिएगा कि किसी एक स्थान पर अगर कोई सूर्य ग्रहण दिख गया, ये ध्यान दीजिएगा, मैंने स्थान की बात की, न कि देश की। जिस स्थान पर सूर्य ग्रहण एक बार जिस तिथि को दिख गया, उसके 360 पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि जिस स्थान पे एक बार सूर्य ग्रहण दिख गया, उस स्थान पर 360 वर्ष बाद पुनः पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखेगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण जिस स्थान पे एक बार दिख गया, उस स्थान पर पूरा सूर्य ग्रहण 360 वर्ष बाद दिखेगा। तो ये एक चीज ये भी याद रखिएगा। तो ये हो गया सूर्य ग्रहण के बारे में। अब पूरा जो है ब्रह्मांड, सौरमंडल, चंद्रमा, ये सारी चीजें पढ़ लिए हम लोग, यानी अंतरिक्ष में घूम लिए पूरा। और इसके बाद हम लोग अब आ जाते हैं पृथ्वी पर।
तो पृथ्वी के बारे में जानते ही हैं, सौरमंडल का जो है 5वां बड़ा ग्रह है, इसे नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक, और इसके जो इसके शेप की जो बात होती है, तो शेप सामान्य रूप से जैसे जैसे हम लोगों का, जैसे बच्चे होते हैं तो उनको सीधे गोल बता दिया जाता है, फिर जब अब थोड़े बड़े होते हैं नहीं, गोल नहीं होता है, थोड़ा संतरे जैसी चपटी होती है, इस तरीके से। लेकिन जिस तरीके से जैसे जैसे हम लोगों के ज्ञान का लेवल बढ़ता जाता है ना, तो एक्चुअल स्थिति आती है कि वास्तव में पृथ्वी का आकार है क्या, और इस पे क्वेश्चन पूछ चुका है। तो क्वेश्चन सामान्य रूप से ऐसे पूछता है तो गोला या संतरे जैसा इस तरीके से, लेकिन इस चीज की उम्मीद हम लोगों को यूपीएससी से तो नहीं करनी चाहिए कि अब इस तरीके का कोई क्वेश्चन पूछेगा। उसमें अगर कोई ऑप्शन जियोइड दिया है, 4 ऑप्शन दिया है, उसमें एक ऑप्शन जियोइड दिया है, और या हिंदी में अगर आप देख रहे हैं क्वेश्चन, तो भू-आभ भी लिखता है, भू-आभ या पृथ्व्याकार, या कार, जो भी है ये जैसे लिखता हो, तो पृथ्व्याकार करके अगर ऑप्शन दिया है, ठीक है, तो ये या करके होगा, और ये दिया होगा या ये दिया होगा या ये दिया होगा। हिंदी में देख रहे हैं तो ये दोनों, या इसी को देवनागरी में भी लिख सकता है जियोइड। ऐसे करके भी ऑप्शन दे सकता है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि अगर ये ऑप्शन दिया है तो हमें टिक लगाना है जियोइड पर। अब जियोइड क्या है कि एक्चुअल में जो पृथ्वी है वो वास्तव में एकदम ऐसे गोल नहीं है, ठीक है, थोड़ी सी अपने ये विषुवत रेखा के पास जो है ये थोड़ी उभरी हुई जरूर है, संतरे जैसी आकृति जरूर है, लेकिन इसको एकदम ये शेप भी नहीं कहा जा सकता, ये शेप भी नहीं कहा जा सकता, ये ऐसे एकदम गोल ऐसे प्लेन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पर्वत भी है, खाइयां भी हैं, यानी बहुत सारे स्थान समुद्र तल से बहुत ऊंचे हैं, बहुत सारे स्थान समुद्र तल से नीचे भी है, धरातल पर भी समुद्र तल से नीचे स्थान है, और समुद्र तो अपना है ही है, गहराई है। तो इस तरीके की चीजें होने के कारण ये जो है कोई स्थान ऐसे उभरा हुआ ऐसे रहेगा, कोई स्थान ऐसे खाई टाइप में रहेगी, और फिर उभरा हुआ, फिर खाई टाइप में, इस तरीके से जो है ये चारों तरफ हम एक क्रम में बना दिए हैं, ऐसे है नहीं। तो इन सब का औसत मिला के एक जो है जो आकार बनाया गया है उसी को जियोइड कहा जाता है। ये औसत आकार एक है। तो हम ट्रिक लगाएंगे जियोइड पे या क्वेश्चन हम लोगों से, अब यही सब हम लोगों को कम से कम कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस लेवल पे आके इसी तरीके के क्वेश्चन की अपेक्षा करें। तो पृथ्वी की आकृति क्या है? जियोइड है। ये आपको एक चीज याद रखनी है। अब अगली चीज जो आएगी वो होगी इसका व्यास। व्यास 2 तरीके का होगा। जाहिर सी बात है, अगर ये ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है तो व्यास एक समान तो रहेगा नहीं। अगर ये पूरा सर्किल होता तो एक समान व्यास होता है, एक समान, अगर व्यास एक समान है तो त्रिज्या भी एक समान। ठीक है, अगर ये पूरा सर्किल होता है एकदम, तो आप कोई भी दूरी ले लीजिए, इसके केंद्र से जो जाए कोई भी दूरी ले लीजिए, ये सब जो है बराबर होती। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि पृथ्वी हमारी एकदम, अगर जियोइड शेप की भी बात करें तो वो स्फेरिकल या सर्किल के या स्फेरिकल नहीं है, गोले के रूप में नहीं है, थोड़ा सा ध्रुवों पर चपटी है। इस कारण से इसके 2 व्यास होंगे, एक जो है ध्रुवीय व्यास और एक विषुवत रेखीय या भूमध्य रेखीय व्यास। तो इसका जो भूमध्य रेखीय व्यास है, भूमध्य रेखीय व्यास वो है 12,756 किलोमीटर, और ध्रुवीय व्यास
12,714 किलोमीटर। ये दोनों चीज, ठीक है। अब भूमध्य रेखीय व्यास ये है, तो भूमध्य रेखीय परिधि में भी अंतर होगा, भूमध्य रेखीय और ध्रुवीय परिधि में भी अंतर होगा। तो भूमध्य रेखीय परिधि की अगर बात किया जाए तो भूमध्य रेखीय परिधि हो जाएगी 40,076 किलोमीटर और ध्रुवीय परिधि है 40,008 किलोमीटर। ठीक, भूमध्य रेखीय परिधि 40,076 किलोमीटर, ध्रुवीय परिधि 40,008 किलोमीटर। अब इन दोनों को अगर आप दिमाग में रखे हुए हैं तो एक दो चीजें और आप ऐसे ही बता सकते हैं। जैसे अगर हम भूमध्य रेखीय परिधि कह रहे हैं 40,076 किलोमीटर, तो ये जो है विषुवत रेखा की लंबाई भी हो जाएगी, यही विषुवत रेखा की लंबाई हो जाएगी टोटल। और ध्रुवीय परिधि 40,008 किलोमीटर कह रहे हैं, तो इसी से हम देशांतर की लंबाई भी बता सकते हैं। हाफ कर दीजिए, देशांतर क्या होगा अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग अक्षांश देशांतर। तो देशांतर होगा कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा। तो अगर ये पूरी लाइन है 40,008 किलोमीटर, ध्रुवीय व्यास ध्रुवीय परिधि यही तो हुई, यानी उत्तरी ध्रुव से शुरू किए, दक्षिणी ध्रुव होते हुए फिर उत्तरी ध्रुव पे आ गए, ये पूरी परिधि पूरी हो गई। और ये दे रहा है 40,008 किलोमीटर। लेकिन देशांतर क्या है कि उत्तरी ध्रुव से शुरू किए और दक्षिणी ध्रुव पे पहुंच गए, रुक गए। फिर यहां से ऐसे नहीं, वो दूसरा देशांतर हो जाएगा, वो वहां पे चर्चा किया जाएगा। यहाँ पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचे, तो ये क्या है 40,008 किलोमीटर। सॉरी, ये ध्रुवीय परिधि का आधा हो जाएगा 20,004 किलोमीटर, ये देशांतर की लंबाई हो जाएगी। ठीक, तो ये दोनों चीजें इस तरीके से ये याद रखिएगा। इसके बाद पृथ्वी का घनत्व, घनत्व भी याद रखिएगा 5.52 लगभग में 5.52 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, या ऐसे शॉर्ट में इंग्लिश में 5.52 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। सबसे अधिक सारे ग्रहों में, जब ग्रहों के बारे में चर्चा हो रही थी तो वहां मैंने बताया था कि सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह हमारी पृथ्वी है। इसके बाद इसका द्रव्यमान, द्रव्यमान है 5.97 × 10⁻24 kg, ये पृथ्वी का द्रव्यमान। पृथ्वी का द्रव्यमान, ये घनत्व हो गया। पृथ्वी का घनत्व और पृथ्वी का द्रव्यमान, ये दोनों चीजें हो गई। इसके बाद पृथ्वी के बारे में आप एक चीज, सारे ग्रहों के बारे में जानते हैं, तो पृथ्वी भी उसका अपवाद नहीं है कि सभी ग्रह केपलर के नियम को जरा याद। आप कहेंगे कि बार बार केपलर, तो केपलर हर जगह है ही है, कम से कम जब तक ग्रह और ये पढ़ रहे हैं तो केपलर हर जगह आ ही रहे हैं। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्ताकार मार्ग पे करते हैं और सूर्य उस दीर्घवृत्त के एक फोकस पर स्थित है। पृथ्वी भी अपवाद है नहीं, पृथ्वी भी जो है सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर कर रही है। ठीक है, तो यानी एक स्थिति ऐसी आएगी कि पृथ्वी जो है सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होगी, और एक स्थिति आएगी जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होगी। जब पृथ्वी सूर्य से
अधिकतम दूरी पर होती है तो इस स्थिति को कहा जाता है अपसौर। अधिकतम दूरी पर होती है तो इसको कहा जाता है अपसौर, इंग्लिश में कहा जाता है अपहेलियन। और जब मिनिमम दूरी पर होती है, ये मैक्सिमम दूरी है, जब ये मिनिमम दूरी पर होगी तो इसको कहा जाएगा उपसौर, या इंग्लिश में पेरीहेलियन। उपसौर या उपसौर, और ये अपसौर वाली स्थिति। उस समय मैंने बताया था कि अपसौर की स्थिति कब होती है? 4 जुलाई को। और उपसौर वाली स्थिति कब होती है? 3 जनवरी को। फोर्थ जुलाई को पृथ्वी जो है सूर्य से मैक्सिमम दूरी पर होती है, और 3 जनवरी को पृथ्वी जो है सूर्य से मिनिमम दूरी पर होती है। अब ये दूरी होती कितनी है? तो ये दूरी होगी आपकी 15.21 करोड़ किलोमीटर। और ये जो मिनिमम दूरी होती है ये आपकी होगी 14.70 करोड़ किलोमीटर। 14.70 करोड़ किलोमीटर ये मिनिमम दूरी होगी जब उपसौर की स्थिति होगी। और जब पृथ्वी मैक्सिमम दूरी पर यानी अपसौर की स्थिति में, अपहेलियन की स्थिति में होगी, उस समय इसकी जो दूरी होगी 15.21 करोड़ किलोमीटर होगी। ठीक है। औसत दूरी आप जानते ही हैं 14.96 करोड़ किलोमीटर। ये औसत दूरी हो गई। ठीक है। अब इस पर क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकता है, एक बार चर्चा मैंने कर ही दिया है कि बुध से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा है कि बुध की सूर्य के परिक्रमा के दौरान बुध की गतिज ऊर्जा निम्न में से किस स्थिति में मैक्सिमम होगी? 4 आपको मैंने बताया था कि 4 प्लेस दे दिया था ABCD करके, और तो उसमें जहां पर सूर्य बुध जो है सूर्य से मिनिमम दूरी पर होगा वहां उसकी गति जो है मैक्सिमम होगी, और जहां पर बुध जो है सूर्य से अधिकतम दूरी पर होगा वहां उसकी गति मिनिमम होगी। ठीक है। तो उसमें अधिकतम गतिज ऊर्जा पूछा था, तो ये उपसौर वाली, बुध के संदर्भ में उपसौर वाली जो स्थिति होगी वहां पर उसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी। यहाँ पर क्या है, पृथ्वी के संबंध में पूछ रहा है, तो सेम कंडीशन ये भी यहाँ भी लागू होगी। यहाँ पर थोड़ा सा ये डेट दे के पूछ सकता है, वो मैंने आपको बताया ही था। 4 जुलाई जो परिक्रमण दिशा है वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो जाहिर सी बात है जुलाई के बाद अगस्त में कहीं यहाँ आएगा, सितंबर में यहाँ आएगा, अक्टूबर में यहाँ आएगा, नवंबर में यहाँ आएगा, दिसंबर, जनवरी, तो जनवरी तक जनवरी के बाद मैक्सिमम होना शुरू होगा। इस तरीके से हो, यानी यहां से यहां तक आने में दूरी क्या हो रही है, क्रमशः कम होती जा रही है। दूरी कम होती जा रही है तो क्या होगा, गति क्रमशः बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे दूरी कम होती जाएगी गति बढ़ती जाएगी, जब गति बढ़ती जाएगी तो गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी, और जब मिनिमम दूरी होगी तो गति मैक्सिमम होगी और उसी समय गतिज ऊर्जा मैक्सिमम होगी। ये सब चर्चा मैं पहले कर ही चुका हूँ। ये टेम्परेचर को कैसे जस्टिफाई करेंगे सर? जनवरी में टेम्परेचर होगा? यस यस यस, ये एक एबनॉर्मलिटी है, मुझे था कि जरूर ये क्वेश्चन राइज होना चाहिए। लेकिन जब ये इस स्थिति में होता है ना, तो वहां पर आप देखेंगे कि इसका जो
जैसे वो होता है ना कि अच्छी झुकाव वाली स्थिति, अच्छी झुकाव उस समय जो है ये 22 दिसंबर वाली जो स्थिति होती है, यानी दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य का टेम्परेचर वो अधिक पड़ता है, उस समय गर्मी का मौसम होता है, इस कारण से ये जो है यहाँ पर ये चीज होता है। ठीक है, तो एक्चुअली कंडीशन यही है, ये चीज हमारे दिमाग में भी आया था कि जब ये जनवरी ये जब नजदीक होता है तो उस समय तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा होना चाहिए, और ये यहाँ पर ये 3 जनवरी वाली स्थिति आ रही है। लेकिन तो ये मैं बता रहा था कि परिक्रमण, पृथ्वी की परिक्रमण गति से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा है, तो पृथ्वी के परिक्रमण डायरेक्ट यही पूछा है कि पृथ्वी की परिक्रमण गति क्या है, तो ये याद रखिएगा 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड। इसको जो है राउंड फिगर में करने के लिए ऑप्शन में जो दिया था वो दिया था 30 किलोमीटर पर सेकेंड, तो ये लगभग में है ही है। इस तरीके से 4 ऑप्शन, बाकी जो 3 ऑप्शन दिए थे वो जो है इससे बहुत दूर थे, इससे आप जो है इस पे ट्रिक लगा लेंगे इजीली। इसी क्रम में मैं बता रहा था कि अगर सारे ग्रहों की परिक्रमण गति भी देखा जाए तो वहां भी एक ट्रेंड है, क्रमशः घटता जाता है, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे घटता जाता है। सबसे अधिक है बुध का 43.4 किलोमीटर पर सेकेंड, और उसके बाद जो है सबसे लास्ट में सबसे कम जो है वो है नेपच्यून का, वरुण का। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा कि ग्रहों की जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है वैसे वैसे उनका जो है परिक्रमण अवधि भी बढ़ रही है और ये परिक्रमण गति भी बढ़ रही है। ये दोनों चीजें, इस पर एक क्वेश्चन पूछ चुका है, इसलिए इस पे मैंने चर्चा कर दी। इसके बाद घूर्णन अवधि पृथ्वी की जो है, जिसे दिन कहा जाता है, उस पर आ जाते हैं। सामान्य रूप से हम कहते ही हैं कि पृथ्वी जो है 24 घंटे में अपने अक्ष पे एक घूर्णन कर लेती है, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि ये जो है 23 घंटे 56 मिनट और कुछ सेकेंड करके है, तो लगभग 23 घंटे 57 मिनट करके है। इतना है, एग्जैक्ट जो है 24 घंटे नहीं है, उससे थोड़ा सा कमी है, जिसे 24 घंटे मान के चला जाता है। ठीक है, तो ये घूर्णन अवधि क्या हो गया। परिक्रमण अवधि के बारे में आप जानते हैं कि वो भी एग्जैक्ट 365 दिन नहीं है। 365 दिन में पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा नहीं करती है, उससे थोड़ा सा अधिक समय लेती है। तो जो परिक्रमण अवधि है ये आपकी घूर्णन अवधि हो गई। परिक्रमण अवधि भी जो है क्या है 365 दिन। परिक्रमण अवधि 365 दिन 5 घंटे 46 मिनट 46 मिनट या 48 मिनट करके है, और कुछ सेकंड करके है ये चीज, यानी लगभग 300, ऐसे लिख सकते हैं इसको, 365 दिन और लगभग 6 घंटे। ठीक है, 365 दिन और लगभग 6 घंटे जो है समय लेती है पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा करने में। ठीक, और हम क्या करते हैं कि 365 दिन में ही जो है एक वर्ष अपना पूरा मान लेते हैं, और उसके कारण जो है 365 दिन में ही हम हैप्पी न्यू ईयर मना लेते हैं, और वहीं से नया साल जो है नए दिन की गणना वहीं से शुरू कर देते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होगी, जरा सा इस फिगर से समझिएगा। ये थोड़ा सा ज्यादा नजदीक में बना दे रहा हूं, लेकिन ऐसे मान लीजिए यहाँ पे 1 जनवरी को हम लोगों ने शुरू कर दिया, ठीक है, न्यू ईयर। यहाँ से पृथ्वी घूमते हुए
पूरी परिक्रमा करके अब यहीं पे पहुंची है। 6 घंटे, लगभग 6 घंटे बाद ये यहाँ पे पहुंचेगी। तो हम क्या जो है यहीं पे न्यू ईयर मना ली। ठीक, अब यहाँ से 1 जनवरी शुरू हो गया। अब यहाँ से करते फिर अब अगर यहाँ पे पहुंचे तब तो हमारा वर्ष पूरा होगा ना। लेकिन हम क्या किए कि फिर अगले साल 6 घंटे पहले ही मना ली। फिर उसके अगले साल क्या करेंगे, हम यहाँ पे मना लेंगे। ऐसे करते करते क्या होगा कि एक समय आएगा कि जब पृथ्वी यहीं पे रहेगी ना, एक लंबे समय बाद, तभी हम मना लेंगे। हो सकता है कभी ऐसा भी समय आएगा ही, अगर ऐसे करेंगे लगातार तो यहीं पर पृथ्वी रहेगी तभी हम मना लेंगे न्यू ईयर। तो इसमें क्या है, कभी हमारा जो है न्यू ईयर अभी तो एकदम पीक हमारे यहाँ के हिसाब से जाड़े में पड़ता है, शीत ऋतु में, और कभी जो है वर्षा ऋतु में पड़ेगा, कभी जो है ग्रीष्म ऋतु में पड़ेगा। इस तरीके से ऋतु का जो है एक परिवर्तन होता रहेगा। ठीक है, तो इसी समस्या को दूर करने के लिए क्या किया जाता है कि प्रत्येक 4 वर्ष बाद क्या किया जाता है कि एक दिन एक्स्ट्रा पृथ्वी को दे दिया जाता है कि भाई अपने जगह पे आ जाओ। तो जानते हैं लगभग 6 घंटे हैं, 4 वर्ष बाद 24 घंटे हो गया। 24 घंटे मतलब एक दिन, 24 घंटे मतलब एक दिन, यानी ये एक्स्ट्रा समय एक जब दे दिया गया तो पृथ्वी जो है फिर अपने इसी स्थान पे आ गई। पृथ्वी अपने इसी स्थान पे आ गई। फिर हम वही काम शुरू करेंगे, फिर एक एक कदम पीछे हटते रहेंगे और फिर जब 4 वर्ष पूरा होगा फिर यहीं पे ला देंगे। तो इससे ये वाली जो समस्या मैंने बताया वो समस्या नहीं होने पाती है। और ये जो 4 वर्ष बाद एक अधिवर्ष होता है जो 366 दिन का होता है, अधिवर्ष 366 दिन का होता है, जिसमें फरवरी 29 दिन की, ठीक है, बाकी ईयर्स में वो जो है 28 दिन की होती है। और जब ये अधिवर्ष होता है यानी लीप ईयर होता है उस वर्ष में जो है फरवरी 29 दिन की होती है। तो ये 29 दिन इसी कारण से किया जाता है कि पृथ्वी एग्जैक्ट फिर अपने मिशन में आ जाए। इसके अलावा और भी चूंकि देखेंगे ये एग्जैक्ट 6 घंटे तो है नहीं, 5 घंटे कुछ, तो और भी कई कार्य थे जिसमें घड़ी की सुइयों को इंटरनेशनल स्तर पे घड़ी की सुइयों को भी थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है, वो किया जाता है इंटरनेशनल लेवल पे, वो करा दिया जाता है कि टोटल जो है सबके घड़ी की सुइयां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जैसे जो एडजस्ट है वैसे है, उसमें कोई दिक्कत ना आने पाए, वो भी करना पड़ता है, वो सब किया जाता है। लेकिन सामान्य रूप से ये जो सबके लिए उपयोगी होगा, सबके लिए अगर ऐसा ना किया जाए तो सबके लिए दिक्कतें हो सकती हैं, ये जो है फरवरी 29 कर दिया जाता है। अब ये आ गया, दोनों चीजें हो गई। इसके बाद पृथ्वी का पलायन वेग, हाँ बोले सर। वो टेम्परेचर वाला सर क्लास कट हो गया था सर, 60 में 1 मिनट बता दें प्लीज सर। यस जी, वो टेम्परेचर वाला जो है वो समस्या मेरे साथ भी आई थी, मुझे भी जैसे आप पूछ रहे हैं ना उसी तरीके से मेरे साथ भी। तो मैंने यहाँ मैंने जो है किसी से जो भी जानकार थे उनसे पूछा, तो उन्होंने मुझे यही बताया कि उस समय जो है जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में उस समय शीत ऋतु होती है, तो वो जो नजदीक आ जाते हैं ना पृथ्वी, उसका जो टेम्परेचर प्रभाव पड़ में आपको लग रहा है कि बहुत लंबी दूरी, हम थोड़ा सा समझाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में इतना ज्यादा अंतर नहीं हो पाता है। आप देखिए औसत देखिए ना 14.96 ये है, तो कुछ करोड़ किलोमीटर, ये 14.70 पे आ जा रहा है, ठीक है। हालांकि ये एक लंबी दूरी है, ये करोड़ किलोमीटर में है, तो ये दूरी का अंतर पड़ता है। वहां पे 3 जनवरी को जो जाड़े का मौसम होता है और वो उस समय गर्मी होनी चाहिए, लेकिन जो अच्छी झुकाव होता है वो उस जो उत्तरी गोलार्ध उस समय जो है उसके दूसरे साइड में होता है। थोड़ा सा फिगर बना के दिखा दे रहे हैं, मतलब जाड़े के मौसम वाली स्थिति होती है। इस समय
पृथ्वी का अक्षीय झुकाव इस तरीके से रहता है और यहाँ पर अक्षीय झुकाव जो है ये ऐसे। तो यहाँ पर क्या है कि उत्तरी गोलार्ध ये जो है सर ये दक्षिण गोलार्ध सूर्य की ओर है। सर 22 दिसंबर को मकर संक्रांति होती है, तो तब तक सूरज उत्तरी गोलार्ध तक नहीं पहुंचा होता है, इसीलिए शायद ठंड का मौसम होता है उत्तरी गोलार्ध में। नहीं, 22 दिसंबर को मकर संक्रांति होती है, वहां पे हम आ रहे हैं। उत्तरी गोलार्ध में तो अभी हम आपको अभी बता रहे हैं, चलिए वो चर्चा कर ही दिए तो हम बता रहे हैं कि सूर्य की लंबवत किरणें 23 सितंबर से लेके और 21 मार्च तक दक्षिणी गोलार्ध में ही रहती हैं। ये ध्यान दीजिए, 23 सितंबर, अब जैसे 23 सितंबर अभी बीता है ना, एक महीने पहले, एक डेढ़ महीने पहले 23 सितंबर बीता है ना। 23 सितंबर को क्या स्थिति थी? 23 सितंबर को सूर्य की लंबवत किरणें इक्वेटर पर थी। अब यहां से सूर्य का दक्षिणायन, ये दक्षिण की ओर जो है ये बढ़ना शुरू हो गया और ये 22 दिसंबर को ये अपने पीक पे पहुंचेंगी। यहाँ पे जो है मैक्सिम मतलब लंबवत पड़ेंगी। थोड़ा सा फिगर बनाने में वो समझाने के लिए उस तरह बना दिए हैं, इतनी दूरी नहीं होगी। यहाँ 22 दिसंबर को स्थिति होगी। अब 22 दिसंबर से ये आते आते फिर 21 मार्च को यहाँ पे आएंगी। तो ये बताइए कि 23 सितंबर से लेके और फिर 21 मार्च तक ये दक्षिणी गोलार्ध में ही तो है सूर्य की किरण। इस कारण से ये अब जब ये 22 दिसंबर होगा इस समय, तो ये जो है पीक जाड़ा उस समय पड़ेगा और ये चीज। और यहाँ पर 21 मार्च से लेके फिर 23 सितंबर तक यहाँ तक जाना और आना, 23 सितंबर तक जो है फिर सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में लंबवत पड़ेंगी। ठीक है, तो अब उस पर हम आ रहे हैं। ये आप 22 जनवरी को भी तो यही, जैसे 22 दिसंबर को मान लीजिए यहाँ पे मकर रेखा पे लंबवत है, ठीक है। 23 जनवरी को ये फिर थोड़ा सा ऊपर आएंगी, फिर ऐसे करते करते और जनवरी में थोड़ा सा और ऊपर आएंगे, 1 जनवरी को यहाँ पे होंगी। तो 22 दिसंबर से लेके जनवरी तक कितने दिन बीता? मुश्किल से 8-9 दिन बीता। ठीक है, तो 9 दिन में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आ जाएगा। जो स्थिति जाड़े वाली स्थिति 22 दिसंबर को रहेगी वो वहां भी रह सकती है, नहीं भी रह सकती है वो, और भी बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि क्रमशः एक सेट पैटर्न है कि 23 सितंबर के बाद एक एक दिन क्रमशः जाड़ा बढ़ता गया। इसी में आप किसी दिन देखते हैं कि कुछ जो है गर्मी में ही आप देखते हैं जाड़े के दिनों में ही कि 25 दिसंबर को हो सकता है कि जाड़ा उस दिन बहुत ज्यादा ठंड ना हो। कई बार ठंड जो है बहुत ठंड कब पड़ती है? फरवरी में पड़ती है। तो और भी तो कई कारण होते हैं ना ये ठंडी पड़ने के। यहाँ पर सामान्य रूप से एक चीज जो हम बात कर रहे थे वो ये जानिए कि उस समय जो पृथ्वी का अक्षीय झुकाव है वो सूर्य के कम से कम उत्तरी गोलार्ध जो है सूर्य के विपरीत दिशा में होता है, यानी दक्षिणी गोलार्ध ये सूर्य की ओर होता है। ठीक है, इस कारण से उत्तरी गोलार्ध में जाड़े का मौसम होता है और जो टेम्परेचर वाली बात हो रही है कि नजदीक होने के कारण टेम्परेचर बढ़ जाना चाहिए, वो टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ने नहीं पाता। अगर उस समय अक्षीय झुकाव जो है इधर रहता तो जो गर्मी के मौसम में हम टेम्परेचर अनुभव कर रहे हैं ना, उसकी अपेक्षा और ज्यादा टेम्परेचर हमको महसूस होता, टेम्परेचर होता भी उससे ज्यादा। लेकिन जो है अक्षीय झुकाव चूंकि इस दिशा में होता है, यानी सूर्य की लंबवत किरणें दक्षिणी गोलार्ध में पड़ती हैं, इस कारण से जो है हमारे यहाँ जो टेम्परेचर जितना बढ़ने की हम अपेक्षा इस समय इससे जो स्थिति से कर रहे हैं वो स्थिति नहीं हो पाती है। ठीक है, एक चीज है पलायन वेग। पलायन वेग में के बारे में जब भी हम पूछते हैं पलायन वेग है क्या, तो कई बार हम ये नहीं कहते कि सब लोग या जो लोग नहीं जाने, कई बार लोग जो है उसका मान बता देते हैं, बस 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। हम मान नहीं पूछ रहे, हम परिभाषा पूछ, पलायन वेग है क्या। तो पलायन वेग दूसरी बार जब परिभाषा बताते हैं तो कहते हैं कि जिस वेग से फेंके जाने पर कोई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाए उसे पलायन वेग कहते हैं। ये भी परिभाषा टेक्निकली थोड़ी सी गलत है। इस परिभाषा पे अगर आप चलेंगे तो एक तो क्वेश्चन में फंस सकते हैं,
यहाँ पर एक पॉइंट बस छोड़ा गया है। मेरे ख्याल से आप जान रहे होंगे कि कौन सा पॉइंट छोड़ा है। जैसे अगर कोई लड़का बताता है कि जिस वेग से फेंके जाने पे कोई भी वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चली जाए और वापस लौट के न आए, उस वेग को पलायन वेग कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि एक शब्द छोड़ा गया है, न्यूनतम। वह न्यूनतम वेग जिससे फेंके जाने पे, अगर ये न्यूनतम शब्द नहीं लगाते हैं या न्यूनतम शब्द को नहीं समझते हैं, केवल ये अगर मान भी याद रखे हैं तब भी दिक्कत हो जाएगी। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछ दिया कि निम्न में से किस वेग से फेंके जाने पे कोई भी वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाएगी और कभी वापस नहीं आएगी। ऑप्शन में दे दिया ए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, बी 17.4 किलोमीटर पर सेकेंड, सी 28.2 किलोमीटर पर सेकेंड, डी मतलब ऐसे आप डी दे दिया, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन क्या था कि निम्न में से किस वेग से फेंके जाने पे कोई भी वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चली जाएगी और कभी वापस नहीं आएगी। तो यहाँ क्या होगा, अगर आप इस कहेंगे कि अरे ये तो पलायन वेग पूछ रहा है, अगर यहाँ आप ट्रिक लगा दिए तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ अरे भाई अगर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से फेंक रहे हैं किसी वस्तु को, तो वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाएगी, वापस नहीं आएगी। और 17.4 से फेंकेंगे तो फिर लौट के चली आएगी, 28.2 से फेंकेंगे तो लौट के चली आएगी। ऐसा तो नहीं होगा ना। तो ये जो न्यूनतम वेग है, ये इस वेग से अगर नीचे रहेगा, अगर जो है 10 रहेगा, 11 रहेगा, 11 भी रहेगा, 11 किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से फेंकेंगे तो भले बाउंड्री छू के चली आए, अपनी जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की सीमा है वो सीमा छू के चली आए, लेकिन आएगी जरूर अगर 11 किलोमीटर पर सेकेंड। लेकिन 11.2 दे दिए तो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाएगी। इसी को पलायन वेग कहा जाएगा। तो पृथ्वी पर पलायन वेग का मान इतना है। सभी ग्रहों के पलायन वेग का मान अलग अलग, उनके गुरुत्वाकर्षण शक्ति के आधार पे अलग अलग है। ठीक है, पृथ्वी का ये है ये चीज। इसके बाद पृथ्वी के संदर्भ में अक्षांश और देशांतर। तो पहले अक्षांश, लैटिट्यूड। पृथ्वी को अगर एक गोला मान लिया जाए, ठीक है, एकदम स्फेरिकल शेप नहीं है, लेकिन अगर गोला मान लिया जाए तो इसके उत्तरी ध्रुव अगर ये है और ये दक्षिणी ध्रुव, तो इन दोनों के ठीक मध्य बिंदु से गुजरने वाली रेखा को क्या मान लिया गया है, 0 डिग्री अक्षांश। और अगर जरा देखिए, अगर मान लीजिए हम पृथ्वी को ऐसे कट कर देते हैं, कोई बॉल है, बॉल को ही पृथ्वी को कहाँ कट कर पाएंगे, बॉल को ही ऐसे कट कर देते हैं। कट करने के बाद अगर दोनों पार्ट हम आपको ऐसे दिखाएं तो आपको क्या दिखेगा, सामने से एक ऐसा फेस दिखेगा, इस तरीके से एक गोला का जो है ये आधा वाला शेप ऐसे दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम यहाँ अच्छी झुकाव अभी नहीं, बिना अच्छी झुकाव वो किए बना रहे हैं। इसके केंद्र पर क्या कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। ठीक है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो यहां से एक डिग्री पर एक रेखा खींचिए और 1 डिग्री पे इधर भी खींचिए। ठीक है, फिर ऐसे ही 2 डिग्री 2 डिग्री, 3 डिग्री 3 डिग्री। ठीक है, अब ये यहाँ पे पॉइंट बनाते जाइए, ऐसे ही पृथ्वी को काट के और ऐसे रेखा बीच में वो करके और रेखाएं खींच दीजिए, पॉइंट बनाते जाइए और फिर उन दोनों उसको जो है जोड़ दीजिए। काटे थे उन दोनों को जोड़ दीजिए, तो इधर एक पॉइंट 1 डिग्री पे मिलेगा और
इस दिशा में, एक दिशा में 1 डिग्री पे मिलेगा, इस दिशा में, और जोड़ने के बाद ऐसे जो है उन दोनों 1 डिग्री वाले को मिला दीजिए। और ये 2 नंबर 3 नंबर इस तरीके से लगातार मिलाते जाएंगे तो ये एक एक अक्षांश हो जाएंगे। ठीक है, ये एक तरीका है। और एक और जो कहा गया है कि जिस आधार पे जो ये अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं वैज्ञानिक आधार पे, वो है ध्रुव तारा। ध्रुव तारा जो है इसके उत्तरी ध्रुव के ठीक ऊपर है, उत्तरी ध्रुव के ठीक ऊपर है। तो यहां पर अगर एक ऐसे लाइन खींच दें तो ये यहां पर क्या कर रहा है कि 90 डिग्री का कोण बना रहा है, इसको कह दिए 90 डिग्री अक्षांश। और ये ऐसे इतनी दूरी पर है ना कि इसका अच्छी झुका और ये चीजें नहीं आएंगी। और ये जहां पर जो है मान लीजिए कि 60 डिग्री का बना रहा है कोण, ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे स्पर्श कोण एक खींचेंगे या एक कागज ऐसे रख लीजिए समझाने के लिए, इस तरीके से, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। ये यहाँ पर 0 डिग्री हो जाएगा क्योंकि एकदम पैरेलल हो जाएगा। तो ये जो है 0 डिग्री, ये 90 डिग्री। और नहीं तो ये एक बार जो सामान्य कॉन्सेप्ट बताएं इस तरीके से खींचते हैं तो ऐसे करके ये टोटल जो है ये 90 डिग्री तक ये कोण जाएगा। ऐसे ही दक्षिणी गोलार्ध में 10, 20, 30, 40 ऐसे करके ये 90 डिग्री तक आएगा। तो अब स्थिति क्या बनेगी जब हम रेखाएं खींच देते हैं, समानांतर रेखाएं, तो स्थिति क्या बनेगी कि ये जो मध्य से होकर रेखा जा रही है उसे जो है 0 डिग्री अक्षांश मान लिया गया है। ठीक है, और यहां से क्रमशः 1-1 डिग्री पर केंद्र से जो कोणीय दूरियां हैं उस पर जो है 1-1 डिग्री पर समानांतर रेखाएं खींची गई हैं। इन्हीं रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अक्षांश रेखाएं कहते हैं, समानांतर। ठीक है, इन 2 अक्षांशों के बीच की दूरी, 2 अक्षांशों के बीच की दूरी को 2 अक्षांशों के बीच की दूरी पूरी पृथ्वी पर एक समान होगी। 2 क्रमागत अक्षांशों के बीच की दूरी पूरी पृथ्वी पर एक समान होती है। ठीक है, जैसे 1 और 2 क्रमशः 1 डिग्री अक्षांश और 2 डिग्री अक्षांश के बीच जितनी दूरी होगी वही दूरी 47 और 48 के बीच भी होगी, 47 और 48 के बीच भी होगी, 47 डिग्री अक्षांश और 48 के बीच। तो ध्यान से सुनिएगा कि 2 क्रमागत अक्षांशों के बीच की दूरी पूरी पृथ्वी पर एक समान होगी। ठीक है, पहली चीज, और वो कितनी होगी? 111.13 किलोमीटर। 2 क्रमागत अक्षांशों के बीच की दूरी पूरी पृथ्वी पर एक समान होती है और वो कितनी होती है? 111.13 किलोमीटर। ठीक है, अब इसी से फिर निकाला गया है कि अगर ये क्या है कि 1 डिग्री कोण है, यानी अक्षांश जो हम कर रहे हैं 1 डिग्री अक्षांश, 2 डिग्री अक्षांश, 3 डिग्री अक्षांश, तो ये जो डिग्री बोल रहे हैं ये कोण है, 1 डिग्री का कोण। ठीक है, तो कोण को अभी और विभाजित किया जा सकता है। आप जानते ही हैं कि कोण को और विभाजित किया जाता है, इसको मिनट में और सेकंड में भी विभाजित किया जाता है। यहां मिनट सेकंड का संबंध समय से नहीं है, ये कोण है। अगर कहा जाता है कि 23 डिग्री 30 मिनट, जिसको हम कर्क और मकर कहते हैं, अगर उत्तरी है तो कर्क कहते हैं, दक्षिणी है तो मकर कहते हैं। 23 डिग्री 30 मिनट यानी 23.5 डिग्री जब हम कहते हैं तो 30 मिनट का मतलब यहाँ पे क्या है कि उस कोण का जो 1 डिग्री अक्षांश है उसका आधार 60 मिनट का 1 डिग्री होता है और वैसे ही 60 सेकंड का 1 मिनट होता है। तो यहाँ पर ये दूरी तो
हमने बता दिया, यानी 1 डिग्री अक्षांश का जो अंतर होता है वो धरातल पे कितना दूरी ये होती है, 111.13 किलोमीटर। और अगर मिनट में पूछे कि 1 मिनट धरातल पे कितने दूरी के बराबर होता है, तो वो होता है 1 मिनट, हाँ 18 किलोमीटर। इसको डिवाइड करेंगे 60 से तो आ जाएगा 18 किलोमीटर, लगभग 18 किलोमीटर। और 1 सेकेंड, और 1 सेकेंड कितना होगा, 30 मीटर होगा। ये ध्यान दीजिए, किलोमीटर है, ये मीटर है। 1 सेकेंड की दूरी जो है वो कितनी होगी, 30 मीटर। तो इस आधार पे जो है ये एग्जैक्ट दूरियां और निकाली जा सकती हैं अगर अक्षांशों के आधार पे। अगर 23 डिग्री अक्षांश है, 23.5 डिग्री, मान लीजिए कि इक्वेटर से 23.5 डिग्री अक्षांश के बीच की दूरी निकालनी है, अगर सतह सब समतल है तो एक समतल मान लिया जाए, और उस समय इक्वेटर से कर्क रेखा के बीच की दूरी निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे कि 23 गुणे ये, और उसके बाद आधा और इसका आधा कर देंगे, वो आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए उसी में पूछ दिया कि 23 डिग्री 10 मिनट, तो मिनट में ये कर देंगे। इस तरीके से दूरियां निकाल सकते हैं। उस लेवल तक क्वेश्चन कहीं पूछा नहीं है, लेकिन ये चीज दिमाग में रखिए। तो एक अंश की दूरी क्या हो जाएगी, धरातल पर कोणीय दूरी, एक अंश की दूरी ये हो जाएगी, यानी 2 क्रमागत अक्षांशों के बीच की दूरी ये हो जाएगी, ठीक है। 1 मिनट की दूरी ये हो जाएगी, और 1 सेकंड की दूरी हो जाएगी 30 मीटर। अब जब हम अक्षांश को पढ़ लीजिए, तो इसमें जिसकी चर्चा अभी थोड़ी देर पहले हम कर रहे थे कि इसमें 3 अक्षांशों को, 3 नहीं 5 अक्षांशों को, 5 अक्षांशों को विशेष नाम दिया गया है। एक है 0 डिग्री अक्षांश, जिसे हम क्या कहते हैं, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा ये सबसे बड़ा अक्षांश है, और अक्षांशों की लंबाई सबसे बड़ा ये है। अक्षांशों की लंबाई ध्रुवों की ओर बढ़ने पर, चाहे उत्तरी ध्रुव की ओर जाइए चाहे दक्षिणी ध्रुव की ओर आइए, ध्रुवों की ओर बढ़ने पर क्रमशः घटती जाती है अक्षांशों की लंबाई। ये आप फिगर में भी देख सकते हैं, क्रमशः जो है लंबाई घटती जाती है। बीच की दूरी तो एक समान रहती है, लेकिन ये जो लंबाई है, परिधि पूरी, वो जो है क्रमशः घटती जाती है। इसी क्रम में 3 अक्षांश यहाँ पर आप देखेंगे। ये पहला हो गया 0 डिग्री अक्षांश, जिसे विषुवत रेखा कहेंगे। विषुवत रेखा, और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ये उत्तरी अक्षांश हो गया। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसे कहेंगे कर्क रेखा, कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसे कहेंगे मकर रेखा। साढ़े 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहेंगे, मकर रेखा। इसके बाद 2 अक्षांश और है, 66.5 डिग्री और 66.5 डिग्री उत्तरी और 66.5 डिग्री दक्षिणी। साढ़े 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहा जाता है आर्कटिक वृत्त, और इसे कहा जाएगा अंटार्कटिक वृत्त।
अंटार्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री दक्षिणी को। अब इस पे हम बाद में आते हैं, पहले इस पे आ जाते हैं, कर्क रेखा और मकर रेखा। अक्षांश तो इतने सारे हैं, 0 डिग्री से लेके 90 तक 90 अक्षांश है। और अभी अब संख्या के बारे में थोड़ा सा वो पॉइंट छूट गया, अभी हम बता दे रहे हैं। पहले जब चर्चा की है तो बीच में रुकना ठीक नहीं है। ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश ही क्यों कहा गया? एक सामान्य सा उत्तर हो सकता है कि पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है, तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इस कारण से ये दो अक्षांश इस तरीके से लाइन खींचते हैं। लेकिन इनका मतलब क्या है? 23.5 डिग्री झुकी भी हुई है तो ये अक्षांशों का मतलब क्या है? मतलब ये है कि सूर्य की लंबवत किरणें इन्हीं दोनों अक्षांशों के बीच ही घूमती रहती हैं। घूमती रहती हैं का मतलब ये हुआ कि पूरे वर्ष के दौरान सूर्य की लंबवत किरणें इन्हीं दोनों अक्षांशों के बीच कहीं ना कहीं पड़ती रहेंगी। 4 तिथियां तो हम वैसे ही जानते हैं कि 21 जून को कर्क रेखा पे लंबवत पड़ेंगी, 22 दिसंबर को मकर रेखा पे लंबवत पड़ेंगी, 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत रेखा पे लंबवत पड़ेंगी। ये 4 स्थितियां हो, तो क्या बाकी दिन सूर्य की लंबवत किरणें कहीं नहीं पड़ती हैं? पड़ती हैं। पूरे वर्ष भर किसी न किसी स्थान पे जो है सूर्य की लंबवत किरणें जरूर पड़ती, लेकिन इन लंबवत किरणों का क्रमशः प्रतिदिन कुछ न कुछ खिसकाव होता रहता है। दैनिक जीवन में आप देखिए, सूर्य का उत्तरायण होना और दक्षिणायन होना, यही तो है। आप छत पे खड़े होके देखिए, अभी शीत ऋतु मतलब शुरुआत हुई है, तो आप देखिए सूर्य जो है सूर्योदय थोड़ा सा इस दिशा में होगा, और ये क्रमशः ऐसे जो है 22 दिसंबर को जिस स्थिति में आप सूर्योदय देखेंगे, अगर आप एक छत पर ही एक लाइन खींच लीजिए, वो एकदम वहां से उस लाइन से थोड़ा भी विचलन ना हो, डेली आप वो कीजिए, क्रमशः आप देखेंगे कि 22 दिसंबर को जिस स्थिति में आप देखेंगे, उससे दक्षिण सूर्योदय आप कभी नहीं देख पाएंगे पूरे जीवन काल में, ठीक है। फिर 23 दिसंबर को थोड़ा सा उत्तर दिशा में हल्का सा खिसकेगा, फिर थोड़ा सा और ऐसे करते करते वो जो है क्रमशः, तो सूर्य का उत्तरायण होना क्रमशः 22 दिसंबर के बाद ही शुरू हो जाता है। उत्तरायण का मतलब क्या? अभी है तो दक्षिणी गोलार्ध में, लेकिन क्रमशः ये अब उत्तर दिशा में ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा। और 21 मार्च को यहाँ विषुवत रेखा पे आएगा और 21 मार्च के बाद ये जो है उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश कर जाएगा, ठीक है। तो ये सूर्य की लंबवत किरणें हैं। अगर मान लीजिए 22 दिसंबर को यहाँ पड़ेंगी, 23 दिसंबर को यहाँ पड़ेंगी, अब जनवरी में आ जाइए, 23 जनवरी को यहाँ पड़ेंगी, 23 फरवरी को यहाँ पड़ेंगी, या इस तरीके से जो भी डेट आप देंगे किसी ना किसी डेट पर उस पूरे अक्षांश पे, ये नहीं कि ये एक ही जगह पर, पूरे अक्षांश पे उस दिन जो है वो लंबवत पड़ेंगी सूर्य की, ठीक है। तो अगर कभी आपसे इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ दे कि निम्न में से किस देश में, क्योंकि अब जब कर्क रेखा और मकर रेखा हम आपको बता रहे हैं, तो अब जाहिर सी बात है कि एक कॉमन सा क्वेश्चन है जो सब लोग पढ़ते हैं कि कर्क रेखा पर स्थित देश, मकर रेखा पर स्थित देश और विषुवत रेखा पर स्थित देश। थोड़ा टाइम का वो बता दीजिएगा, क्योंकि ये जब देश बताएंगे तो आपको देशों की स्थिति मालूम होने वाला, कम से कम इतना तो मालूम, 10-15 सेकंड और होंगे। अच्छा, तो देशों की स्थिति मालूम होनी चाहिए, और उस आधार पे ये भी बता सकते हैं कि किस देश में सूर्य की लंबवत किरणें कभी नहीं पड़ेंगी, यानी कर्क रेखा से उत्तर जितने देश होंगे वहां पर कभी नहीं पड़ेंगी। तो चलिए नेक्स्ट जो क्लास होगा वहां पर ये और सूर्य का आपतन कोण हम आपसे चर्चा करेंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से टाइम 10-15 सेकंड बता रहे थे, तो ओवर ही हो गया होगा। तो ये बाकी जो भी वो रहेगा, अगर जैसे